स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमको ये मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप रेवोल्यूशन के मेन डे की ओर बढ़ रहा था। उसमें हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़े। जो लास्ट टाइम हमने इंसिडेंट पढ़ा था उसमें क्या था कि जनता जो थी वो फ्रांस की जनता लुई 16 से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के कारण वह इस समस्या का ही अंत करना चाहती थी या इस बात को ख़त्म करना चाहती थी। उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई। वर्सेलिस के एक टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में सारे जितने भी थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि एक नेशनल असेंबली बनाई जाएगी और यही नेशनल असेंबली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करेगी। उसके आगे जब ये नेशनल असेंबली बन गई तो लुई 16 को समझ में आने लग गया था कि अब जनता का विरोध नहीं कर सकते। उसे ये समझ में आ गया था कि इस तरीके से आगे अब मोनार्की नहीं चलेगी। फिर अब क्या था, लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। लुई 16 he gave his approval to the national assembly, and then what happened? End of all the privileges, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, कि लुई 16 के जितने विशेष अधिकार थे वो खत्म हुए। स्टेट 1 और स्टेट 2 के जितने विशेष अधिकार थे वो भी खत्म हुए। यानी everyone has to pay the tax except the monarch या राजा को छोड़ दीजिए, और जितने भी उनके विशेष अधिकार थे वो टैक्स नहीं देते थे, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी। ये सारी चीज़ें नेशनल असेंबली के डिक्लेरेशन के बाद खत्म हो गई। तो यहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनी वो फ्रेंच पीपल का डेमोक्रेसी की ओर का फर्स्ट स्टेप था। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रेंच पीपल टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, टूवर्ड्स टू मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ हम इस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को समझेंगे। अभी तक क्या था कि फ्रांस में पूरा मोनार्क था, यानी उसके अंडर में था, यानी राजा का ही शासन चलता था, राजा के ही रूल्स एंड लॉज चलते थे, और जिस प्रकार से राजा शासन करना चाहे या गवर्न करना चाहे उस तरह से चलता था। और जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। ये अभी तक का फ्रांस का मोनार्क का गवर्नेंस था। पर जब नेशनल असेंबली का डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद फ्रांस का जो राजा था उसने ये बात समझ ली कि अब वो जनता को हरा नहीं सकता, या जनता अब उसकी बात नहीं सुनेगी। तो तब से एंड ऑफ प्रिविलेजेस, सारे प्रिविलेजेस खत्म हो गए। देन फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक ऐसी मोनार्की जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें मोनार्क के पावर्स लिमिटेड हो। अब बात समझ रहे हैं? मोनार्क के पावर्स लिमिटेड होने का मतलब है कि राजा के पास जितने भी अधिकार थे उन अधिकारों को लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, परंतु राजा को गवर्नमेंट में रखा गया। ये जो नेशनल असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसके हिसाब से जो मोनार्क था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, पर उसके ऊपर चेक करने के लिए नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स थे। यहाँ जो मैंने चेक वर्ड यूज़ किया है उस चेक का मतलब है उसके, यदि राजा कोई गलत काम करता है तो ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, राजा को भी और उसके मिनिस्टर्स को भी रोकने का अधिकार था। क्यों? क्योंकि फ्रांस ड्राफ्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ओनली ऑन द 3 pillars of democracy. Which are the 3 pillars? As we know that the legislature, the executive and the judiciary. National Assembly made the draft of the constitution in 1791. 1789 में यदि आपको याद हो फ्रांस के जो रिवोल्ट पहला हुआ था बैसले में, वो हुआ था, ठीक है। Power was handed over to different institutions. पहले before that or earlier the power was only under the king. Now what happened? The power was handed over to different institutions, the legislature, the executive and the judiciary, and France became
a constitutional monarchy. Constitutional monarchy, as I explained, that a constitution in which the monarch had its limited powers. राजा के जो पार्ट्स हैं या राजा के जो अधिकार हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सीमित कर दिए गए। देखिए, राजा को हटाया नहीं गया, तो इसे हम पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। आपको बात समझ में आ रही है कि राजा को हटाया नहीं गया है, मोनार्क को हटाया नहीं गया है, परंतु या उसके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड कर दिए गए। और ये जो लिमिटेशन ऑफ पावर है उसमें फ्रांस के गवर्नेंस में किंग को एक पोस्ट दी गई है, किंग को किंग माना गया है पर लिमिटेड पावर्स के साथ, और साथ ही किंग के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी पावर्स हैं पर वो भी लिमिटेड है। पहले जैसा फ्रांस के शासन में चलता था वैसा अब कुछ नहीं था। और पूरे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको 3 इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया गया, the legislature, the executive and the judiciary. In this way, France became a constitutional monarchy. I hope आपको constitutional monarchy का मतलब समझ में आ गया होगा। Constitution which limits the power of the monarch. Governance with monarchy but in a democratic way, but not completely democratic way. अभी भी इसमें डेमोक्रेसी का आना बाकी था क्योंकि गवर्नमेंट में राजा का शासन है, इसीलिए इसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हियर नाउ वी विल रीड द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जो नेशनल असेंबली बनी उसके काम करने का तरीका क्या था, या वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था जिसके तहत या जिसके अंडर में फ्रांस का गवर्नेंस होने वाला था, फ्रांस की गवर्नमेंट अपना काम करने वाली थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो 3 पिलर्स या 3 इंस्टीट्यूशंस में इनके काम बांट दिए गए थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक, जुडिशरी ये जजेस के लिए था, ठीक। देन किंग और उसके मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोनार्क को भी स्थान दिया गया। They also got the place in National Assembly, but with limited powers. How to limit the powers? King and ministers, they got or they hold a special position, but at the same time they were the executives. Executives means उनका ये काम था कि सब कुछ सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। और ये जो नेशनल असेंबली थी इसमें 745 मेंबर्स होते थे। अब ये नेशनल असेंबली कहाँ से आती थी? ये फ्रांस की जनता से आती थी। अब तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाला कोई मामला ही नहीं था, ऑल वेर इक्वल। इन्हीं लोगों में से 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए चुन के आते थे, ठीक है। और ये जो रहते थे ये कंट्रोल करते थे किंग को भी और मिनिस्टर को भी। यदि किंग या मिनिस्टर्स अपने पावर्स का गलत उपयोग कर रहे हैं या अपने पावर्स में से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरीके का गलत डिसीजन हो रहा है, तो ये नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स थे ये इन लोगों के ऊपर चेक रखते थे, और जजेस उसके लिए सज़ा सुनाने के लिए या पनिशमेंट सुनाने के लिए ये या केस के लिए जजेस भी अवेलेबल थे। तो इस तरह जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। अब ये देखते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली थी जिसमें 745 मेंबर्स थे ये आए कहाँ से थे। देखिए, आप जानते हैं फ्रांस की जनता में को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। पहले हम ये समझ लें एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे। एक्टिव सिटीजन्स वर मेन ओनली। देखिए, मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डेमोक्रेसी की ओर पहला कदम था पर पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं थी। उसका रीज़न कि जो एक्टिव मेंबर्स थे दे वर ओनली मेन, वुमेन वर नॉट एट ऑल अलाउड टू वोट। महिलाओं को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी और न ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और न ही महिलाओं को एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी समझा जाता था।
एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन से थे? ओनली मेन अबाउट 25 years who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। एक्टिव मेंबर्स कौन से थे? 25 साल के ऊपर के या 25 या अबाउट 25 ईयर्स के जो लोग जो टैक्स पे करने के लिए वो अपना कितना टैक्स पे कर चुके थे कि एटलीस्ट किसी भी एक लेबरर की जो वेज होती है या मजदूरी होती है उसकी 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करने की क्षमता रखने वाले लोगों को ही एक्टिव सिटीजन्स बोला गया था और दे वेर ओनली एंटाइटल्ड टू वोट। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। When the National Assembly was formed, the political system under the Constitution of 1791 was formed. All the voters were divided into 2 parts: active citizens and passive citizens. Passive citizens, they were not allowed to vote. Active citizens में कौन से लोग थे? केवल वही लोग जो 25 साल या 25 साल से ज़्यादा के हों, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या थी? वो किसी मजदूर की मजदूरी के 3 दिन की मजदूरी के बराबर का उन्होंने टैक्स पे किया हो। चिल्ड्रन, जस्ट टिल नाउ वी रेड अबाउट दैट नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड। नेशनल असेंबली बन गई थी। नेशनल असेंबली का बनना मतलब मोनार्क के जितने प्रिविलेजेस है उनका लिमिट्स में होना और उनके पावर लिमिटेड होना। अब हम पढ़ेंगे द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। What was the political system or what was the political process under that the governance of France was going to be held? So, the political system under the Constitution of 1791, as we know, there were 3 pillars: judiciary, executive and legislature। जैसा कि हमको पता है कि different institutions में पावर्स को बांट दिया गया था। जुडिशरी में जजेस आते थे जो किंग और मिनिस्टर की ओर ध्यान रखते थे, और एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर आते थे, और लेजिस्लेचर में यानी रूल्स और रेगुलेशन बनाने वालों में नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स आते थे। अब देखिए, ये जो 745 मेंबर्स हैं ये किंग के ऊपर कंट्रोल रखते थे, और यही नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स किंग के मिनिस्टर की ओर भी ध्यान देते थे। अब आप सोचेंगे कि इनकी ओर ध्यान देना या चेक रखना है मतलब क्या? इनकी ओर ध्यान देना और चेक रखना मतलब कि किंग के जो पावर्स लिमिटेड हैं, किंग के जो पावर्स को लिमिट किया गया है, उन पावर्स को किंग कहीं गलत यूज तो नहीं कर रहा, ठीक? और इन सब को चुनता कौन था? इलेक्टर्स। इलेक्टर्स कौन से थे? 50,000 मैन, और ये 50,000 इलेक्टर्स मिलके नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनते थे। तो यदि हम देखें इस तरीके से कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें नाउ देयर वाज नो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऑल वेर इक्वल। अभी रुक जाइए, पूरी तरह से इक्वल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल असेंबली वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, बट इट वाज नॉट अ टोटल और फुल डेमोक्रेसी। Why? Because the citizens were separated into 2 parts: active citizens and passive citizens। इसमें से जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको चुनाव में वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, और जो एक्टिव सिटीजन्स थे उसमें भी केवल मेन वेर अलाउड टू वोट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स हैं, इस तरीके का जो सेपरेशन था ये डेमोक्रेसी की ओर का फर्स्ट स्टेप था, पर टोटल डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें महिलाओं को तो वोट देने की आज़ादी ही नहीं थी। महिलाओं को, बच्चों को और 25 साल से नीचे वालों को, सबको पैसिव सिटीजन्स में रखा था। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव सिटीजन्स क्या है और पैसिव सिटीजन्स क्या है। एक्टिव सिटीजन्स में मेन अबाउट 25 years who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage। एक्टिव सिटीजन्स में वही पुरुष आ सकते थे जो एक सामान्य मजदूर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर का पैसा टैक्स में दे चुके हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनकी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दीज एक्टिव मेंबर्स वेयर बेटर दैन पैसिव मेंबर्स। यानी यदि ये किसी भी मजदूर की जो मजदूरी रहती थी
वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर का टैक्स पे कर देते थे तो वो इलेक्टर्स बन सकते थे। इलेक्टर्स मतलब चुनने वाले। किसको चुनने वाले? नेशनल असेंबली के इन 745 मेंबर्स को चुनने वाले। और वो एंटाइटल टू वोट थे, यानी उनको वोट देने का अधिकार था। पैसिव सिटीजन्स में कौन था? द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन। पैसिव जो जितने बचे हुए थे, जितने गरीब थे, जो 3 दिन के बराबर की मजदूरी का टैक्स नहीं अदा कर सकते थे, जो 25 साल से छोटे थे, जो बच्चे थे और महिलाएं, ये सभी लोग पैसिव सिटीजन्स में आते थे। अब हम आते हैं इलेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द असेंबली पे। तो हमने देखा कि एक्टिव सिटीजन्स मतलब ही इलेक्टर्स। इलेक्टर्स मतलब जो मेंबर्स ऑफ असेंबली को चुनने वाले थे। तो ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, यही एक्टिव सिटीजन्स वोट देके इलेक्टर्स को चुनते थे। टोटल 50,000 men, and among them these people they were entitled to vote for National Assembly of 745 members। और यही इलेक्टर्स जो है वो 745 मेंबर्स को चूज करते थे। और यही 745 मेंबर्स किंग और मिनिस्टर की ओर के ऊपर चेक भी रखते थे, कंट्रोल भी रखते थे। और यही पूरी नेशनल असेंबली का प्रोसेस होता था, पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। Students, as we have seen that we are reading French Revolution. In this, till now, National Assembly was declared. National Assembly declared की जा चुकी थी। लुई 16 ने मजबूरी में ही सही नेशनल असेंबली को एक हामी भर दी थी, या he was agreed for that. And now the governance was started as the monarch's power were limited, and monarchs plus people, they go all together, they were going for a governance. मोनार्क और जो लोग थे वो मिलकर गवर्नेंस करने वाले थे। लुई 16 बहुत खुशी राजी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया था कि अब ये जनता मेरी सुनने वाली नहीं है। बट व्हाट हैपेंड व्हेन फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic? Louis 16, though he signed the constitution, but still he was not agree. Still he was not agree for that with it, and he entered into a secret negotiations with King of Prussia. फ्रांस का जो पड़ोसी थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये कभी नहीं चाहते थे, फ्रांस के आसपास के जितने भी रूलर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी आए, या फ्रांस में मोनार्क के पावर लिमिट में हो, या फिर मोनार्क का पावर ख़त्म हो। क्यों? ऑब्वियसली लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके उनके देशों में भी ऐसा होता, और चूंकि वो सारे देश फ्रांस के आसपास के देश थे तो उन्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती तो फ्रांस के लोग ज़रूर दिलवाते। तो इसलिए फ्रांस के आसपास के जितने भी रूलर्स किंग थे उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा था कि फ्रांस में डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके से डेवलपमेंट हो। So, though Louis XVI signed the constitution, still not agreed with it. He entered into a secret negotiations with King of Prussia. लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि किंग ऑफ प्रशिया के साथ लुई 16 नेगोशिएशंस कर रहा है, समझौते कर रहा है कि यदि आपकी सेना और मेरी सेना मिलकर फ्रांस के लोगों पे हमला कर देती है तो फ्रांस के लोगों को हम काबू में ले पाएंगे। ये जो डेवलपमेंट हुआ था फ्रांस में, मोनार्की एबॉलिश हो गई थी और ये रिपब्लिक बन गया था। ये वरीड रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, दे प्लान टू पुट डाउन द एफर्ट्स ऑफ पीपल। सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे या राजा थे, उन्होंने ये तय किया है कि हम सबको मिलकर किंग लुई का साथ देना है, लुई 16 की हेल्प करना है, ताकि वो जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, वो रिवोल्ट हो रहा है, उन लोगों को वो अपने डोमिनेंस से दबा दे या उनको ये विद्रोह खत्म कर दे। पर ऐसा कुछ हो पाता इसके पहले ही, बट बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1792। 1792 में ऐसा कुछ होने के पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लिए अपना जो वॉर था उसको डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही
लुईस 16 ने नेशनल असेंबली के लिए अपना एग्रीमेंट दे दिया था, उसी के साथ लुईस 16 जो था वो पड़ोसी देशों के राजाओं के साथ संपर्क में था कि हम किसी भी तरह से हमें इस रिवोल्ट को दबाना है। और बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि ये क्रांति, इसकी चिंगारी उनके देश तक तुरंत फैलने वाली थी। और जैसे फ्रांस की जनता उनके अपने राजा के विरोध में खड़ी है, वैसे हमारी जनता भी यदि हमारे राजाओं के विरोध में खड़ी हो जाएगी तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स के पावर्स अनलिमिटेड थे और ये नेशनल असेंबली ने ये पावर्स लिमिटेड कर दिए थे। तो इसलिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने ये प्लान किया कि हम मिलकर फ्रांस के राजा के साथ लोगों पे हमला करेंगे, पर ऐसा कुछ हो पाता उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ एक वॉर कर दिया। अब इस वॉर की जो खास बातें थी उस समय, इस वॉर में ऐसा क्या हुआ था? पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, thousands of volunteers joined army. Yes, thousands of volunteers joined army. वॉलंटियर्स आप जानते हैं स्वयंसेवी, यानी जो खुद होकर किसी काम के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रेंच की जनता स्वेच्छा से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ये जो तैयार होना ही इस बात को दिखाता है कि वो फ्रेंच में मोनार्क से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये इस बात को भी दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट लाइन है या जो प्रजातंत्र है उसके लिए हम आगे आने वाले थे। उसके लिए ये इस बात को भी दिखाता है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल वर्ल्ड की हिस्ट्री में सेट करने वाला था कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी का नाम जाने वाला था, पहले फ्रेंच के रिवॉल्यूशन का नाम आने वाला था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दुनिया के कई देश इंस्पायर हुए। सेकेंड थिंग इसमें क्या थी, लोगों को ये समझ में आ गया था कि वी मस्ट स्टैंड अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। यूरोप में जितने भी किंग्स थे, जितनी भी एरिस्टोक्रेसी मतलब शाही, जितने भी ऐसे राज्य थे, ये उनके खिलाफ एक सिंबल के रूप में खड़े हो गए। लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अपना एक सिंबल मान लिया। ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ जो 1792 में वॉर हुआ, नेशनल असेंबली ने जो वॉर डिक्लेयर किया था, उस वॉर में सबसे पहली बात ये आई कि अपने देश के लिए प्रेम होने के कारण या अपनी स्वतंत्रता को आगे रखने के लिए इन वॉलंटियर्स ने आर्मी ज्वाइन की। तो फ्रांस के लोगों को सेना की कमी नहीं पड़ी। सेकेंड, ये वॉर इस बात का सूचक था, इस बात का सिंबल था कि पूरे ऑल ओवर यूरोप में जितने भी राजा हैं या जितने भी एरिस्टोक्रेसीज हैं या जितने भी डायनेस्टीज़ हैं, वो सब सावधान हो जाएं। और अब मोनार्क का एंड आते जा रहा था। थर्ड, इस वॉर में फ्रांस को अपना नेशनल एंथम दिया। इस वॉर में जब आपको याद होगा कि जब बैस्टिले में आर्मी घुसी थी, बहुत ही आपके जो हिस्ट्री की बुक है उसका फर्स्ट पैराग्राफ ही वो इसी से स्टार्ट होता है। जब बैस्टिले के उसमें आर्मी घुसी थी तो जो सैनिक थे वो गाना गाते हुए घुसे थे। उस गाने के नाम से ही और उसी को नेशनल एंथम बनाया गया। उसका कंपोजर थे रॉजर डी आइजल और इसका सॉन्ग का नाम था मार्सेले। और यही मार्सेले आगे जाके फ्रांस का नेशनल एंथम बना। तो इस वॉर ने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को दी थी जिसको कभी लोग भूल ही नहीं पाए। पहली बात, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स। देशभक्ति क्या होती है और उसका जज्बा क्या होता है, या अपने देश के लिए प्रेम दिखाने का जब मौका आता है तो हर किसी को आगे आना चाहिए। ये फ्रांस में लोगों ने दिखाया, फ्रेंच पीपल ने। सेकेंड, किंग्स और एरिस्टोक्रेसी का अब अंत होना है, केवल फ्रांस में नहीं, ऑल ओवर यूरोप में। और थर्ड थिंग, एक बहुत ही अच्छी बात, हम सभी अपने राष्ट्रगान से बहुत प्यार करते हैं और हम सभी को अच्छा लगता है, ऐसे ही फ्रांस को अपना नेशनल एंथम मिला मार्सेले और इसके कंपोजर थे रॉजर डी आइजल। सो टिल नाउ वी हैव रेड फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. The result of revolutionary wars. ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स हुए जैसे कि हम देख रहे थे ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ। इस वॉर में बहुत सारी नई चीज़ें उभर कर आईं। लोगों में अपने देश प्रेम के लिए जज्बा जागा, फ्रांस को अपना नेशनल एंथम मिल गया, पर उसके साथ ही
कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए जिससे जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़ थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, वो बहुत बढ़ गई। देखिए, युद्ध कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं लाता है, युद्ध हमेशा बर्बादी ही लाता है, वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो सिविल वॉर यानी गृह युद्ध देशों के अपने देश में ही हो, चाहे अपने परिवार के बीच कलह हो, या फिर दो देशों के बीच में युद्ध हो। तो जैसे ही यह युद्ध भी अपने साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आया था जिसके कारण फ्रांस की कंडीशन और वर्स्ट होती जा रही थी। Economic difficulties and losses. There were so many economic difficulties and losses because of this war. And because of this war, all the men from France, they went for the war and women had to come to earn. पहले फ्रांस की महिलाएं घर का काम करती थी और बच्चों को संभालती थी, परंतु उस समय 1792 का ये जो वॉर हुआ, जो रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ, उसमें फ्रांस के जितने भी स्वस्थ पुरुष थे वो सारे के सारे वॉर में चले गए। उन्होंने वो वॉलंटियर हो गए, कुछ सैनिक बने, कुछ जनरल बने, कुछ मेजर बने, परंतु इन सब का असर फ्रांस की सोसाइटी पे ऐसा पड़ा कि फ्रांस की सोसाइटी की जो व्यवस्था थी, जिसमें हमेशा मेन बाहर जाते थे या पुरुष बाहर जाके कमाते थे, स्त्रियां घर पे रहती थी, ये पूरी व्यवस्था चेंज हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध ने न केवल उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज की, बल्कि उनकी सोसाइटी की जो सिचुएशन थी या जो परंपरा या परिपाटी चली आ रही थी अभी तक, वो पूरा खाका या वो पूरा ढांचा या पैटर्न ही चेंज कर दिया। इट चेंज देयर पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नाउ व्हाट हैपेंड, विमेन हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस फॉर अर्निंग, दे हैड टू अर्न, क्योंकि घर में पैसा कमाने वाला कोई रहा ही नहीं, अब केवल बूढ़े और बच्चे। विमेन ने खेती भी स्टार्ट की, उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, और इस तरह से 1792 के बाद फ्रांस की महिलाएं, इसके पहले जो घरों में रहती थी 1792 के बाद, वो सोसाइटी में उन्होंने अपना काम शुरू किया, यानी दे केम लिटिल बिट अपर इन गुड कंडीशन और इन बेटर कंडीशन। A large segment of population wanted to continue the war. At the same time, what happened कि ये जो वॉर था, लोग ये चाहते थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि ये वॉर कंटिन्यू रहे, क्योंकि यदि ये वॉर रुक जाता है और फिर से लुई 16 आता है तो हमारे ऊपर और ज़्यादा डोमिनेंस होगा। इसलिए इस वॉर की जो अवधि है वो अभी लंबी चलनी चाहिए, या इसका जो टाइम पीरियड है वो और चलना चाहिए। और ऐसे में ही राइज ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स हुआ। देखिए, जो थर्ड स्टेट थी, भले ही बाद में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, नेशनल असेंबली बनने के बाद खत्म हो गई थी, पर लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई थी। देखिए, समाज में कोई भी जो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंजेस या बाहरी चेंजेस जो होते हैं, वो हमें तुरंत दिखते हैं, पर मेंटल चेंजेस या मानसिक अवस्था या मानसिक विचारों में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए बहुत टाइम लगता है, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा ही फ्रांस में हुआ। फ्रांस में महिलाएं बाहर ज़रूर आ गई थी, वो घर से बाहर आके कमाने ज़रूर लग गई थी, पर फिर भी अभी भी उनको अपने ओपिनियन देने की छूट नहीं थी। उस फ्रांस का एक बहुत बड़ा ग्रुप ये चाह रहा था पुरुषों का कि अभी वॉर शुड बी कंटिन्यू, वॉर कंटिन्यू होना चाहिए। इन सब में पॉलिटिकल क्लब्स की स्थापना हुई, अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बने। पॉलिटिकल क्लब से मतलब ऐसा था कि लोग अपने अपने ग्रुप्स को क्लब के रूप में ढालकर ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम इसको फॉलो करते हैं। भले ही तीनों स्टेट एक मान ली गई थी नेशनल असेंबली में कि सभी इक्वल है, पर मेंटालिटी ऑफ पीपल वाज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हुई थी। उस समय जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस यानी जिसको आप आजकल कैपरे कह लेते हैं, घुटनों तक की पैंट्स होती थी, और वो पैंट्स पहन के यदि कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ही इज़ अ नोबल। वो जो पहनावा था वो एक नोबल या दरबार में उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होता उसकी ड्रेस थी। वो उस ड्रेस को देखकर ही ये समझ में आ जाता था। तो ये जितने पॉलिटिकल क्लब्स हुए उसमें से एक था, इन पॉलिटिकल क्लब्स ने जैकोबिन क्लब, उन्होंने डिस्कशंस किए किस किस पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करते थे। फिर ये क्या करते थे, प्लान्स ऑफ एक्शन करते थे। सबसे बड़ी बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। Whatever they wanted to speak, they were able to speak through these clubs.
ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सामान्य लोग कहे जाते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, उन लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक मंच मिल गया था, एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां वो अपनी बात खुलकर कह सकते थे और उनकी बातें सुनने वाले भी बहुत सारे लोग थे। तो ये जो राइज ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स हुआ था, इन क्लब्स में यदि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी, भले वो नेशनल असेंबली की क्यों ना हो गवर्नमेंट पॉलिसी, उन पॉलिसीज़ के ऊपर विचार किया जाता था। सामान्य व्यक्ति उनके बारे में अपने ओपिनियंस दे सकता था, यदि उसे गलत लगता था तो वो गलत कह सकता था। फिर उनके खुद के क्या प्लान्स ऑफ एक्शंस है, दे यूज्ड टू डिस्कस ओवर देयर। नॉट ओनली दैट, दे ऑल वर हैप्पी दैट दे गॉट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप सभी जानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बड़ी बात होती है, और ये भी डेमोक्रेसी का एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके बिना हम डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रांस के लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे थे। तो पॉलिटिकल क्लब्स में जो एक क्लब बहुत फेमस हुआ, दैट वाज द जैकोबिन क्लब। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस में एक सेंट जैकब का कॉन्वेंट है, वहाँ से इन्होंने ये नाम मिला है। अब इसके मेंबर्स कौन से थे? पॉलिटिकल क्लब तो बन गए थे, द जैकोबिन क्लब बहुत फेमस हुआ था। अब इस जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन थे? दोज पीपल दे बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोग जो कि कम संपन्न घरों से थे, जो कि गरीब थे, ऐसे लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, कुक्स, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेस वर्कर्स, ये सारे लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स बने। और इनके लीडर थे मैक्सवेल एंड रॉबस्पियर। अब जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब बन गया, उसकी मेंबरशिप भी बन गई। अब जो लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, उन्होंने खुद के लिए एक यूनिफॉर्म या एक ड्रेस डिसाइड किया। ये रेड कलर्स की स्ट्राइप्स वाली, ये रेड येलो कलर की स्ट्राइप्स वाली पैंट्स होती थी, और इन पैंट्स के साथ वो रेड कलर की कैप पहनते थे। रेड कलर की जो कैप होती थी वो फ्रांस में लिबर्टी का प्रतीक होती थी या लिबर्टी का सिंबल होती थी। यदि कोई व्यक्ति ये ड्रेस पहन के आगे जा रहा है और रेड कलर का उसने कैप पहना है, तो इट शोज देयर लिबर्टी, कि अब हम स्वतंत्र हैं। सो in this way, the people of, or the member of Jacobin club, they wanted to show that now we are on. We are on मतलब अब हम भी शुरू हो गए हैं। So today we have read the result of revolutionary wars. मैंने आपको बताया कि लुई 16 जो था, उसने ऊपरी तौर पे नेशनल असेंबली में हाँ के लिए हामी भर दी थी, पर वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, और इस कॉन्स्पिरेसी यानी या षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के थ्रू वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं से मिलकर फ्रांस की जनता को डोमिनेट करने की सोच रहा था। प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर युद्ध करते या हमला करते उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने इन देशों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब जब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो वॉर में कुछ अच्छी बातें तो हुई, पर उस वॉर के कुछ इफेक्ट्स क्या हुए? पहला, इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज एंड लॉसेस। फ्रांस में बहुत सारे इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज आई। आप जानते हैं राजा का जो खजाना था, जनता का खजाना, फ्रांस का जो खजाना था वो वैसे ही खाली था। इस युद्ध के बाद और ज़्यादा मुश्किल हो गई। इसके बाद महिलाएं, फ्रांस की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। महिलाएं जो अब तक घरों में रहकर घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, दे केम आउट टू अर्न फॉर देयर लिविंग। Then a large segment of population wanted to continue the war. बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट ऐसा था कि वो अभी भी वॉर को कंटिन्यू करना चाहते थे, ताकि वो जड़ से उखाड़ कर मोनार्की को फेंक दें। फिर राइज ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स। इस दौरान एक बहुत खास बात हुई, अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल क्लब्स आगे आए। उसमें से ये पॉलिटिकल क्लब्स एक ऐसा स्थान देते थे, एक ऐसा स्टेज होता था या मंच होता था या जगह होती थी जहाँ पे सामान्य जनता अपने विचार रख सके, जहाँ वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोल सके, जहाँ वो खुद के प्लान्स के बारे में लोगों को बता सके और सुनने वाले लोग भी हों। पहले तो ऐसा था कि थर्ड स्टेट की कोई सुनता ही नहीं था,
परंतु ये ऐसे जो क्लब्स बने, इसमें लोगों को अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का, दूसरे लोगों के विचार सुनने का मौका मिलता है। तो ऐसे समय में लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे चर्चा की, उनके खुद के प्लान्स ऑफ एक्शन पे चर्चा की, और उनको ये समझ में आया कि इस बात ने हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौका दिया है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने के कारण उनके मन में जितना भी गुस्सा था या जितनी भी नई बातें थी, वो सारी निकल कर आ रही थी। अब हम पढ़ेंगे द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, it got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Its members were less prosperous section from shopkeepers, artisans, cooks, shoemakers, printers, watchmakers, daily wage workers. जितने भी सामान्य साधारण जन होते हैं, जो मध्यम वर्ग से थोड़े से नीचे के तबके के होते हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, इन सारे लोगों को ये महत्व मिला, ये इम्पोर्टेंस मिला पहली बार। They got the importance that they are also a part of the society. They are also a part of a club. The club, the Jacobin club, where they are able to express their votes or views. Leader was Maximilien Robespierre. फिर मैंने आपको बताया कि इनका जो ड्रेस था वो अलग तरीके का था। इनकी जो पैंट थी और उस स्ट्राइप्ड वाली पैंट पहनते थे, और ऊपर एक रेड कैप पहनते थे जो कि लिबर्टी की निशानी थी। ये इनडायरेक्टली यह भी शो करना चाहते थे कि नोबल्स को कि तुम लोग जो नी ब्रिचेस पहनते हो उससे हमारी मुक्ति मिल गई। और ये जो ड्रेस पहनते थे उसको बोला जाता था सैन क्लूटोस। ये यही शो करता था कि वे जब भी वो लोग सड़क पर रेड कैप और अपना ड्रेस पहन के निकलते थे, तो इट वॉज एन इनडायरेक्ट नोशन टू others that we are going to be free. We have our own dress, we have our own club, we have our own opinion. हमारे पास खुद का अस्तित्व है, खुद का ओपिनियन है, और यही डेमोक्रेसी के लिए उनको आगे ले गया। Till now we have read that France abolishes monarchy, and one word in your book is given, the convention. Actually, after the National Assembly was formed or declared, after that revolutionary wars were held, and then what happened on 10th August 1792, the Jacobins attacked on the palace of Toulouse and they killed the king's guard and made the king hostage. हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा। जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने पैलेस ऑफ टुलरेस के ऊपर हमला कर दिया, और वहाँ जो किंग के जो गार्ड्स थे उनको मार डाला, और जो राजा मतलब किंग लुइस 16 जो थे उनको बहुत देर तक उन्होंने होस्टेज या गुलाम बना करके रखा। और इसके बाद यह तय किया गया कि किंग लुइस को या लुइस 16 को जेल में डाला जाएगा, और अब इलेक्शंस होंगे। देखिए, ये डेमोक्रेसी की ओर का और एक नेक्स्ट स्टेप। मैं आपको जब भी पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि टोटल डेमोक्रेसी आया, मैं हमेशा ये बोल रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी तक भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये जो इसके बाद जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस की कुछ स्पेशलिटीज़ थी। इलेक्शंस वेर हेल्ड, पहली स्पेशलिटी क्या थी, अबाउट 20 years ऑफ एज ओनली मेन वेर अलाउड टू वोट। 21 साल से ऊपर केवल पुरुष, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। देन न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। पहले आपने देखा नेशनल असेंबली विद मोनार्की बनी। नेशनल असेंबली विद मोनार्की के बाद जब जैकोबिन क्लब के लोगों ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने राजा को होस्टेज बनाया। होस्टेज बनाया मतलब गिरफ्तार करके या पकड़ के कुछ देर अपने पास रखा, और उसके बाद पूरी रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया गया। इम्प्रिजन कर दिया गया यानी जेल में डाल दिया गया। इसके बाद फ्रांस में इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस में केवल 21 साल तक के ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, और ये जो न्यूली असेंबली बनी थी इसको द कन्वेंशन नाम दिया गया। थर्ड, मोनार्की वॉज टोटली एबॉलिश्ड। अब राजा का शासन पूरी तरह से हटा दिया गया था। कब? 21 सितंबर 1792 को। नेक्स्ट, नाउ फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब आप रिपब्लिक का मतलब है पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आप रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र, यानी गण का तंत्र।
तो वैसे ही फ्रांस में लोगों ने खुद की गवर्नमेंट चुनी और उसका लीडर भी खुद चुना, और लुईस 16 के ऊपर केस जारी किया गया और उसके ऊपर ट्रेजन यानी धोखाधड़ी का केस जारी किया गया, और उसके बाद 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को फांसी दे दी गई। डी ला कॉनकॉर्डे में लोगों के सामने लुईस 16 को पूरी फ्रांस की जनता के सामने एग्जीक्यूट किया गया, और कुछ समय पश्चात उनकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, उनके साथ भी यही हुआ। थैंक यू।